नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख है 5 अगस्त और द हिंदू के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने लायक ऐसे आर्टिकल नहीं है आज, लेकिन सऊदी इजराइल संबंध में यूएसए जो हस्तक्षेप कर रहा है तो किन रणनीतियों के साथ कर रहा है और इसके जो है तीनों ही पक्षों को क्या लाभ होंगे, इसको लेकर के एक आर्टिकल है। तो सऊदी और इजराइल के बीच संबंधों का महत्व समझने के लिए एटलीस्ट कम से कम आपको ये समझना पड़ेगा कि वर्तमान समय में जो विवाद की स्थिति है दोनों देशों के बीच में, कि ऐसा क्या मुद्दा है कि जिसकी वजह से यूएसए जैसे देश को दोनों देशों के बीच में समझौता कराना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इतिहास में जाकर के कुछ चीज़ें देखनी समझनी पड़ेंगी, लेकिन हम जो है एक संक्षिप्त रूप में जो है आपके साथ थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए, इजराइल का केवल सऊदी अरब के ही साथ नहीं, अरब कंट्रीज जितने भी हैं तो इन सारे अरब कंट्रीज़ के साथ संबंध जो है काफ़ी विवादित रहा है। अरब इजराइल संघर्ष को लेकर के आप लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इनके युद्धों के बारे में पढ़ा भी होगा और युद्धों के बारे में पढ़ा होगा। और ये युद्ध जो है इजराइल क्यों लड़ता है या अरब देश क्यों लड़ते हैं, इसके पीछे जो मुख्य कारण जो सामान्य तौर पर आपने सुना होगा वो होगा एक फ़िलिस्तीन देश की स्थापना करनी है। जो फ़िलिस्तीनी लोग हैं उनके रहने के लिए एक अलग से देश का निर्माण करने की बात है और वो निर्माण हो नहीं पा रहा है। और इसी चीज़ को लेकर के अरब और इजराइल देशों के बीच लगातार पिछले काफ़ी समय से संघर्ष होता आ रहा है। इवन आप अगर देखेंगे संघर्ष के आरंभ आपको दिखाई देंगे तो पहला अरब इजराइल वॉर जो है आपको 1948 में मिल जाता है। और ये पहला अरब इजराइल वॉर 1948 में आपको इसलिए मिलेगा क्योंकि 14 मई 1948 को इजराइल ने खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया था। इस सारे विवाद की जड़ आप थोड़ा समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सऊदी इजराइल संबंध जो हैं वो कितने क्रिटिकल संबंध हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि इजराइल जो है, इजराइल में आपने एक शहर सुना होगा यरूशलेम। तो यरूशलेम को इजराइल ने अभी अपनी जो है वर्तमान समय में राजधानी घोषित कर रखा है और यूएसए ने जो है उसको मान्यता भी दे रखी है। इवन उन्होंने ट्रंप के कार्यकाल के दौरान जो है यूएसए ने अपनी एम्बेसी भी यरूशलेम में शिफ्ट कर दी थी। फिलहाल आप एक चीज़ ये समझिए कि आखिरकार ये यरूशलेम शहर या फिर इजराइल की ज़मीन ये इतनी विवादित क्यों है और क्या क्या मामला है इसके पीछे। तो आप कुल मिलाकर ये समझिए कि अगर आपको धर्मों के उदय की तरफ देखना पड़े तो आप देखेंगे कि जो जुडाइज़्म है यानी जो यहूदी धर्म है और ईसाई धर्म है और जो इस्लाम धर्म है, ये तीनों धर्म जो है एक ही आप कह सकते हैं कि एक ही मूल से जो है उद्गमित हुए हैं। मीन्स इनका जो मूल स्रोत है वो एक ही है। इसीलिए जब इन तीनों में से ही आप जो है इनके पैगंबर या प्रॉफिट्स के बारे में देखेंगे तो आपको मिलेगा कि तीनों ही धर्मों में एक मूल हजरत इब्राहिम नाम के पैगंबर जो है वो आपको मिल जाते हैं कि इनके मूल जो है हजरत इब्राहिम के पास तक पहुंचते हैं। मीन्स हजरत इब्राहिम जो है वो इन तीनों ही धर्मों के मूल में आपको कॉमन पैगंबर मिलेंगे। उसके बाद जो है यहूदी धर्म की यात्रा में एक प्रमुख व्यक्ति, जैसे आप देखते हैं इस्लाम में मोहम्मद साहब हैं और ईसाइयत में ईसा मसीह हैं, तो वैसे ही यहूदी धर्म में हजरत मूसा जो है उसी स्तर के पैगंबर हैं, जहाँ से शुरुआत मानी जाती है यहूदी धर्म की। और हजरत मूसा को कहते हैं कि कुछ स्वप्न आते थे, तो उन स्वप्नों के दौरान एक तरह से यहूदियों का मानना ये है कि उन्हें आदेश था, एक हेब्रोन नाम की पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों पर जहाँ उनकी मृत्यु हुई हजरत मूसा की, तो वहाँ से जो क्षेत्र दिखाई देता था उसको ये कहते हैं कि जितना क्षेत्र दिख रहा था उसको द प्रॉमिस्ड लैंड बोला जाता है। कि उन्हें जो है ईश्वर ने इस बात का आदेश किया था, इस ज़मीन का वादा किया था कि ये ज़मीन जो है तुम्हारे अनुयायियों की होगी। तो हजरत मूसा के अनुयायी जो यहूदी थे उनका मानना ये है कि जो प्रॉमिस्ड लैंड थी वो लैंड हमारी होनी चाहिए। हालांकि यहूदियों की जो स्थापना का, यहूदी धर्म की स्थापना के काल से लेकर के और आज तक के समय में प्रारंभ में यहूदी जो है वहाँ पर निवास करते थे, फिर कालांतर में साम्राज्य बदलते रहे। साम्राज्यों के बदलने के कारण यहूदियों को बार बार स्थानांतरित होना पड़ा। कभी कोई साम्राज्य उनके पक्ष में था, कभी कोई साम्राज्य जो है उनके पक्ष में नहीं था। तो इस कारण से यहूदियों का उस प्रॉमिस्ड लैंड के क्षेत्र से विस्थापन होता रहा और विस्थापन होने के साथ अंततोगत्वा एक समय दुनिया में ऐसा आया कि जब जैसे नाजीवाद है, फांसीवाद है या यूरोप में जो है एंटी सेमिटिज्म है, इस तरीके की विचारधाराओं का जब उदय हुआ
तो उसकी वजह से यहूदियों को अपने जीवन के लिए बहुत कठिन संघर्ष से गुजरना पड़ा और धीरे धीरे करके यहूदी वापस एक बार फिर से उसी प्रॉमिस्ड लैंड की तरफ वापस आने लगे, जो कि हजरत मूसा के समय उनका ये मानना था धार्मिक तौर पर कि ये प्रॉमिस्ड लैंड जो है हमारे लिए है। वो वापस अपनी उस ज़मीन पर पहुँचे, लेकिन तब तक वहाँ पर जो जनसांख्यिकी के आंकड़े थे वो इतने बदल चुके थे कि अरब राष्ट्रों का आधिपत्य था और इसलिए वहाँ पर इस्लामिक जनसंख्या, इस्लाम के मानने वालों की अच्छी खासी जनसंख्या रहती थी, जिन्हें हम आज फ़िलिस्तीनियों के नाम से जानते हैं। तो फ़िलिस्तीनी लोग जो हैं वो इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं अधिकांश, और यहूदी जो अपनी प्रॉमिस्ड लैंड पर वापस पहुँचे उन्होंने अपने लिए डिमांड की। देखिए इसमें सारा मामला आपको शुरू यहाँ से समझ में आएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो प्रॉमिस्ड लैंड का क्षेत्र या अरब का जो काफ़ी क्षेत्र था वो ब्रिटिश आधिपत्य में था। ये आधिपत्य जो है ब्रिटेन का प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही स्थापित हो गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ब्रिटेन के आधिपत्य में था और दुनिया की कट्टर विचारधाराओं की वजह से यहूदियों का धीरे धीरे करके उस प्रॉमिस्ड लैंड की तरफ वापस पहुंचना और कालांतर में राजनीतिक तरीके से उन्होंने अपने लिए एक अलग राष्ट्र की मांग की ब्रिटेन के ही कार्यकाल के दौरान, और ब्रिटेन ने उनकी इस मांग को स्वीकार किया और स्वीकार करने के साथ उस पर जो है कार्यवाही आरंभ की। लेकिन कालांतर में जब अरब और यहूदी दोनों के बीच में संघर्ष हुआ, यानी इस्लामिक लोग जो थे और जो यहूदी लोग थे उनके बीच में संघर्ष आरंभ होता है, तो अंततोगत्वा स्थिति इतनी खराब हो गई कि मामला ब्रिटेन के हाथ से भी बाहर चला गया। समस्या ये आ गई थी कि 1939 में ब्रिटेन ने इस बात पर प्रतिबंध लगा दिया कि अब इस क्षेत्र में कोई भी यहूदी बाहर से नहीं आ सकता। हालांकि यहूदियों का आना बंद नहीं हुआ, अवैध तरीके से यहूदी जो है वहाँ पर आप्रवासन करते रहे और यहूदियों की संख्या लगातार बढ़ती रही। और जब ब्रिटेन ने प्रतिबंध लगाया तो यहूदी जिन्होंने ब्रिटेन से ही मांग की थी इस बात की कि हमारे लिए एक राष्ट्र बनाया जाए, बाद में ब्रिटेन प्रशासन के ही खिलाफ हो गए। और जब ब्रिटेन प्रशासन के खिलाफ हो गए तो कुछ घटनाएं ऐसी सामने आईं जिसमें ब्रिटेन के कुछ प्रशासनिक अधिकारियों को की हत्या आरंभ हो गई। और जब हत्या आरंभ हो गई तो ब्रिटेन ने जो है पूरी तरीके से इस मामले से अपना नियंत्रण छोड़ के मामला यूनाइटेड नेशंस को सौंप दिया। और यूनाइटेड नेशंस को जब मामला सौंपा तो यूनाइटेड नेशंस ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसको यूएन रिजोल्यूशन 181 के नाम से जानते हैं। और इस यूएन रिजोल्यूशन 181 के अंदर ये जो प्रॉमिस्ड लैंड वाला एरिया था, इस लैंड के लिए यूएन ने जो है पार्टीशन प्लान बनाया कि कैसे करके इसको विभाजित किया जाएगा फ़िलिस्तीनियों और यहूदियों, यानी इज़राइल और फ़िलिस्तीन दोनों देशों के रूप में। तो उन्होंने जो निर्धारण किया उसको लेकर के सहमति पूरी तरह से बन नहीं पाई, और जब सहमति नहीं बन पाई तो जो अरब राष्ट्र थे उन्होंने उस पार्टीशन रिजोल्यूशन के खिलाफ वोट किया यूएन में जो सदस्य थे, या फिर उन्होंने उस पार्टीशन प्लान का पूरी तरीके से विरोध किया। और विरोध करने के इस प्रक्रम के दौरान ब्रिटेन ने ये घोषणा की कि 15 मई 1948 को हम ये जगह छोड़कर चले जाएंगे, यहाँ से हमारा जो प्रशासनिक आधिपत्य है इसको हम समाप्त कर देंगे। यही हुआ कि 15 मई 1948 को उन्हें जाना था और 14 मई 1948 की मध्य रात्रि को जो है इजराइल ने अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। और इसके बाद अरब और इजराइल के बीच में जो युद्ध शुरू हो गया, और युद्ध शुरू होने के बाद स्थिति ये बन गई कि पार्टीशन प्लान के अनुसार जो विभाजन किया गया था, ये विभाजन आपको हम एक मैप के थ्रू दिखा देते हैं कि क्या प्लान था। मैप अभी मिल नहीं पा रहा है तो आप लोग एक बार जो है खुद से सर्च करके देखिएगा कि यूएन का जो प्लान था, पार्टीशन प्लान, यूएन रिजोल्यूशन 181 के नाम से, उसमें आप देखिएगा कि यूनाइटेड नेशंस ने 2 नेशन जो है बनाने का सोचा था, उसको 2 स्टेट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो उस योजना में जो ज़मीन निर्धारित की गई थी, तो जब इजराइल अरब संघर्ष आरंभ हुआ तो इजराइल ने बाकी की ज़मीन पर भी जो है प्लान के विपरीत कब्जा कर लिया। मीन्स फ़िलिस्तीनियों का क्षेत्र जो है धीरे धीरे करके सिमटता गया। अब अरब इजराइल युद्ध के दौरान कौन कौन से देश सम्मिलित थे, आप अगर ये मैप देखेंगे, मैप देखिए आप स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इसे आप देख के समझ जाएंगे कि कौन कौन जो है संघर्षरत रहे। सबसे बड़ी चीज़ आप ये समझिएगा कि इजराइल के साथ जो संघर्ष हुआ 1948 में, उसमें अरब लीग बनी हुई थी। अरब लीग जो है पहले ही बन गई थी 1948 के। तो अरब लीग में जितने भी सदस्य थे वो सारे मिल करके 6 सदस्य थे उस समय, तो उन सब ने मिल करके अरब के खिलाफ लड़ाई की और एक संयुक्त सेना भी बना रखी थी उन्होंने, अरब लीग आर्मी के नाम से, तो ALA बोलते हैं उसको। तो ALA ने भी लड़ाई की, बाकी राष्ट्रों ने अपने अपने स्तर पर भी लड़ाई की। तो जो सबसे मुख्य विवाद रहा, तो एक तो जो सीमावर्ती राष्ट्र थे इजराइल के, उनके
साथ मुख्य रूप से विवाद था। इसके अलावा बाकी के जो अरब राष्ट्र थे वो भी उसमें शामिल थे, क्योंकि जो अरब लीग है वो भी इस संघर्ष में पूरी तरह से शामिल थी। प्रत्यक्ष रूप से अगर आपको कोई शामिल नहीं दिखाई देगा अरब राष्ट्रों के बीच में, तो वैसे तो ईरान को अरब राष्ट्र नहीं माना जाता है। देखिए, अरब राष्ट्रों का मतलब ये है कि वो क्षेत्र जहाँ पर अरब भाषा का उपयोग किया जाता है, तो ईरान में जो है फारसी भाषा बोली जाती है, तो भाषा के आधार पर ईरान जो है वो अरब राष्ट्रों में सम्मिलित नहीं किया जाता। पर चूंकि ईरान भी एक जो है मुस्लिम राष्ट्र है, प्रमुख मुस्लिम राष्ट्र, तो ईरान कभी प्रत्यक्ष रूप से अरब इजराइल संघर्ष में शामिल नहीं रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉक्सी वार नहीं हुआ, क्योंकि ईरान का भी कहीं ना कहीं अपने जो पड़ोसी हैं उन पड़ोसियों को सपोर्ट रहा है, और पड़ोसी जो है उनकी सीमाएं इजराइल के साथ में लगती रही हैं। तो अब आप जरा स्क्रीन पे ये मैप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अरब राष्ट्रों में कौन कौन से देश थे। तो एक तो आप देख रहे होंगे कि उत्तरी अफ्रीका में इजिप्ट है, मिस्र जिसको कहते हैं, और मिस्र दिख रहा होगा आपको। तो मिस्र के बाद आप देखेंगे मिस्र के बगल में एक तिकोना सा टुकड़ा है जो लाल सागर के बीच में निकला हुआ है। तो ये तिकोना सा टुकड़ा, इसको कहते हैं सिनाई प्रायद्वीप, और सिनाई प्रायद्वीप का जो हिस्सा इजराइल की सीमा से लग रहा है, इजराइल की सीमा से, देखिए अभी आपको दिखाते हैं, आप थोड़ा सा और बड़ा करते हैं तो आप थोड़ा और क्लियरली देख पाएंगे। अब आप देख रहे होंगे इजराइल आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। तो इजराइल को जब आप गौर से देखेंगे तो इसके आसपास के सीमावर्ती देश देखिए जरा। तो इजराइल के आप पूरब में देखेंगे तो पूरब में आपको सबसे पहले दिख रहा होगा जॉर्डन। जॉर्डन के बाद जो देश दिख रहा है ये है सऊदी अरब, और जॉर्डन के उत्तर में ऊपर देखेंगे आप तो है सीरिया, यानी सीरिया की सीमा जो है वो भी इजराइल से आपको लगती दिखाई देगी। इसके बाद और उत्तर में सीरिया के बगल में देखिए तो लेबनान है। तो इस तरीके से इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान, ये चार देश जो हैं ये पूरी तरीके से बॉर्डर जो है शेयर करते हैं इजराइल के साथ। और बाकी जो सऊदी अरब है ये सऊदी अरब हो गया। सऊदी अरब के अलावा अब चूंकि इजराइल का मामला आप देख रहे होंगे कि इजराइल की समुद्री सीमा भी है ना, और समुद्री सीमा में देखेंगे आप लाल सागर जो है लग रहा है, रेड सी जो दिख रहा होगा आपको, तो ये रेड सी हो गया। अब रेड सी आगे जाकर के दो हिस्सों में बट रहा है। तो एक तो ये गल्फ ऑफ स्वेज है जहाँ स्वेज नहर बनती है जाकर के आगे, और स्वेज नहर खुलती है मेडिटेरेनियन सी में, भूमध्य सागर में। और ये जो पतला सा हिस्सा अंदर जा रहा है तो यहाँ पर एक शहर पड़ता है, मिस्र का अकाबा नाम है, उसके नाम पर इस खाड़ी का नाम रखा गया है गल्फ ऑफ अकाबा। और आगे जाकर के जहाँ और ज़्यादा पतला हो जाता है पानी का हिस्सा, तो वहाँ पे फिर ऐसा कोई पानी का टुकड़ा, जल क्षेत्र जो दो मुख्य भूमियों को जोड़ने का काम करता है, उसको जल संधि बोलते हैं। तो ऐसे ही इसी अंदर जो पतला सा हिस्सा इजराइल की तरफ पानी का गया, इसमें स्ट्रेट ऑफ तेहरान करके जो है एक जगह पड़ती है। तो इस स्ट्रेट ऑफ तेहरान आप देख रहे होंगे कि सऊदी अरब की सीमा के किनारे का क्षेत्र है। तो सऊदी अरब ये स्ट्रेट ऑफ तेहरान में इजराइल के एक्सिस को लेकर के प्रॉब्लम खड़ी करता रहा है। इजिप्ट जो है वो गल्फ ऑफ स्वेज यानी स्वेज नहर से इजराइल व्यापार वगैरह ना कर पाए, कोई आवागमन ना कर पाए, इसको लेकर के प्रॉब्लम खड़ी करता रहा है। इसके अलावा लाल सागर आप देख रहे होंगे पूरा जो है इजिप्ट के किनारे का हिस्सा है, सऊदी अरब के किनारे का हिस्सा है। नीचे आप देखेंगे तो और देश आपको दिख जाएंगे, यमन है, इनके किनारे का हिस्सा है। तो ये इन लोगों ने मिल करके इजराइल को परेशान करने की कोशिश की एक तरीके से। लेकिन इजराइल की सबसे खास बात ये रही है इतिहास में कि इजराइल ने आज तक जितने भी युद्ध लड़े हैं, सारे ही युद्धों में समस्त जो राष्ट्र हैं अरब राष्ट्र, उनको हर बार हराया ही है। चाहे अरब राष्ट्रों ने प्रॉक्सी वार की तरह कोशिश की हो, उनकी कुछ फ्लाइट वगैरह को हाईजैक किया हो, उसमें भी जो है वो पूरी तरीके से असफल रहे। अफ्रीकी राष्ट्र कुछ ऐसे हैं जैसे युगांडा है, युगांडा ने काफ़ी सहयोग किया है इस तरीके की चीज़ों में इजराइल के खिलाफ, लेकिन किसी भी तरह से इजराइल को परास्त नहीं किया जा सका है। और 1948 से शुरू हुए इन युद्धों के लगातार चलते रहने का जो क्रम है ये आपको 1975 तक बहुत स्पष्ट दिखाई देगा। और इसके बाद कहते हैं कि जब सब थक गए इजराइल से लड़ने के बाद, तो फिर सबने जो है एक एक करके समझौते करना शुरू किया। तो 1977 से जो है शांति के प्रयास आरंभ होते हैं, और इसके तहत जो देश सीमा साझा करते थे जैसे मिस्र है, जॉर्डन है, तो इन लोगों ने शांति वार्ता के द्वारा इजराइल के साथ अपने मामलों को सुलझाया और इजराइल को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देना शुरू कर दिया। और इजराइल बदले में समझौते करता गया और उनके जो अधिकृत क्षेत्र जो कब्जे में ले लिए थे इजराइल ने, उसने छोड़े। तो इस तरीके से ये इजराइल अरब संघर्ष की कहानी चलती चली आई। चूँकि 1948 से बने हुए इस देश को अब आज आप समझ सकते हैं कितना समय हो गया होगा, लगभग आप मान के चलिए कि 75 साल से ऊपर हो गया है। तो 75 सालों से ये देश बना हुआ है। तो अब
जो जियोपॉलिटिक्स है दुनिया की, वो इज़राइल के अस्तित्व को नहीं नकार सकती। तो इसलिए धीरे धीरे करके जितने भी अरब राष्ट्र हैं उन्होंने समझौते करना शुरू किया। तो आपने जो है पढ़ा होगा कैंप डेविड के में जो शांति वार्ता आयोजित की जाती है, तो कैंप डेविड हो गया, या अब्राहम अकॉर्ड के बारे में आपने सुना होगा, या फिर ओस्लो अकॉर्ड के बारे में आपने सुना होगा। तो ये सारे जो है शांति प्रयास के समझौते हैं, चाहे कैंप डेविड की जो है शांति वार्ता हो, चाहे अब्राहम अकॉर्ड्स हों, चाहे ओस्लो अकॉर्ड्स हों। तो इसके अंतर्गत इजराइल को एक एक करके जो है देश मान्यता देते गए जो अरब राष्ट्र हैं, और इजराइल जो है समझौतों के बदले में उनके साथ में अपने जो उनके अधिकृत क्षेत्र थे उनको जो है धीरे धीरे करके छोड़ता गया, उनको वापस देता गया, और इसके बदले में इजराइल को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिलती चली गई। लेकिन अभी भी संपूर्ण जो अरब राष्ट्र जो लोग लड़ रहे थे, आज की डेट में तो अरब लीग में 22 सदस्य हैं, उस समय तो 6 हुआ करते थे, धीरे धीरे करके सदस्यों की संख्या बढ़ती चली गई। परंतु सारे राष्ट्रों के साथ आज भी इजराइल के संबंध जो है सामान्य नहीं हो पाए हैं। तो सऊदी अरब जो है उन्हीं राष्ट्रों में से एक है, क्योंकि सऊदी अरब जो है मुख्य भूमिका में रहा है अरब इजराइल संघर्ष में। तो ऐसे में सऊदी अरब और इजराइल के बीच में संबंधों का सामान्य हो जाना ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और चूंकि जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इस मैप में आपको बड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, आप देखिए ज़रा गौर से कि मुख्य देशों में आप देखेंगे बड़े बड़े, तो आपको ये दिखाई दे रहा है, जैसे इजिप्ट हो गया, जॉर्डन है, सीरिया है, लेबनान है, फिर उसके बाद आप देख रहे होंगे सऊदी अरब है, इराक है, इराक के बगल में उधर ईरान है, छोटे छोटे देश आप देखेंगे यहाँ बीच में आपको ये भी दिख जाएंगे, देखिए थोड़ा सा, कुवैत है, कुवैत के बाद में कुवैत के नीचे आप आइए, बहरीन है, कतर है, यूएई है, ओमान है। अब इसके अलावा अरब के क्षेत्र में एक समस्या और भी दिखाई देती है कि अरब राष्ट्र जो हैं उनके आपस में भी बहुत सारे संघर्ष चल रहे हैं। इसके अलावा अरब राष्ट्रों में बाहर से आपने देखा अमेरिका भी जो है बीच बीच में कई बार उसने अपने सैन्य अभियानों को वहाँ चलाया है। तो अरब क्षेत्र जो है दुनिया का अभी फ़िलहाल काफ़ी अस्थायित्व से भरा हुआ क्षेत्र है। इसमें इनके आपसी संघर्ष भी हैं, कुछ प्रॉक्सी वार्स भी चल रहे हैं, जैसे ईरान है फ्रंट से तो किसी के साथ लड़ाई नहीं करता, जैसे इजराइल के साथ भी ईरान जो है फ्रंट में आज तक नहीं लड़ा, लेकिन प्रॉक्सी वार जो है वो चलता है, वो किसी न किसी तरह से जो सीरिया है सीरिया को मदद कराता है। ऐसे ही सऊदी अरब और यमन में एक संघर्ष चल रहा है, तो सऊदी अरब और यमन में संघर्ष जो चल रहा था उसमें जो है शांति वार्ता आयोजित कराने का काम चाइना ने किया है। तो आज का जो आर्टिकल है वो यही लिखता है कि चाइना ने, अब आप थोड़ा सा स्पष्ट ये समझ पाएंगे कि ऑथर जो है वो कहना क्या चाहते हैं। तो अब आर्टिकल देख लेते हैं हम लोग। तो यही आर्टिकल है, अमेरिकाज परस्यूट ऑफ सऊदी इजराइल रेप्रोचेमेंट। रेप्रोचेमेंट मीन्स एक तरीके से दोनों का मिलन कराना है, नज़दीकियाँ बढ़ाना। तो अमेरिका जो ये चाहता है सऊदी और इजराइल, और अमेरिका ने क्या है हमेशा इजराइल को सपोर्ट किया है, तो जो अभी तक संबंध सामान्य होते आ रहे हैं तो उनमें कहीं ना कहीं जो है वो अमेरिका का हमेशा शांति वार्ताओं में योगदान रहा, शांति के प्रयासों में योगदान रहा है। बाकी इसके अलावा आप एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि शांति के प्रयासों के दौरान 2 देशों के बड़े बड़े नेता भी, उनकी हत्याएं भी की गई हैं शांति के प्रयासों के दौरान। जैसे कि इजिप्ट के जो है अनवर अल सादात थे, उन्होंने समझौता जब किया इजराइल के साथ तो उसके बाद जो है उनकी हत्या कर दी गई। इसके अलावा इजराइल के एक प्रधानमंत्री थे रैबिन नाम के, तो वो आगे जो प्रयास कर रहे थे कि ये सारा मसला सुलझ जाए तो उनकी भी हत्या कर दी गई। जैसे दुनिया के हर देश के इतिहास में आपको इस तरह की घटनाएं जो है मिल जाएंगी कि शांति के प्रयास जब भी कोई करने की कोशिश करता है या लगता है किसी को कि मामले सुलझ जाएंगे तो कोई ना कोई जो है देशभक्ति किसी के अंदर उमड़ जाती है। देखिए हर आदमी के अपने अपने पक्ष होते हैं और हर आदमी की अपनी अपनी दृष्टि होती है। कोई जो है किसी मामले को बहुत व्यापक दृष्टिकोण के साथ देखता है और कोई जो है बहुत संकीर्णता के साथ देखता है, कोई अपने विशेष परिप्रेक्ष्य के साथ देखता है। तो सबके अलग अलग दृष्टिकोणों के कारण घटनाएं अलग अलग तरह की जन्म लेती हैं। तो ऐसे में जो है 2 लोगों की हत्याएं भी हुई हैं। इजिप्ट में भी एक हत्या हुई है और इजराइल के एक प्रधानमंत्री की भी हत्या हुई है। फिलहाल सऊदी इजराइल दोनों के बीच संबंधों को सामान्य कराने की पहल अमेरिका जो कर रहा है, ये प्रस्ताव 2020 से, आज का नहीं है, 2020 से जो है वो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है और अमेरिका लगातार कोशिश करता रहता है किसी तरह से इजराइल और सऊदी अरब के संबंध जो हैं वो सामान्य हो जाएं। अब इसमें देखिए यूनाइटेड स्टेट्स का अपना फ़ायदा है, सऊदी अरब का अपना फ़ायदा है और इजराइल का अपना फ़ायदा है, और तीनों ही जो देश हैं वो अपने अपने फ़ायदों को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि जो बिडेन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और 2024 में अगला राष्ट्रपति चुनाव अमेरिका में होना है, तो उसको लेकर के अमेरिका अब वैश्विक परिदृश्य में आप देखेंगे तो इस समय चाइना जो है काफ़ी उभरता हुआ देश है
और जो भू राजनीतिक परिदृश्य है, उस भू राजनीतिक परिदृश्य में चाइना की भूमिका धीरे धीरे करके महत्वपूर्ण होती जा रही है। और ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण तब हो जाती है जब अरब क्षेत्र में सऊदी अरब और ईरान, जैसे सऊदी अरब यमन के साथ जो लड़ाई लड़ रहा था कई सालों से, तो उस यमन की लड़ाई में शांति वार्ता कराने का काम चाइना ने किया और लगभग जो है वो इसमें सफल भी रहा। और ऐसे में चाइना और चाइना समर्थित राष्ट्र या फिर जो चाइना का समर्थन करते हैं, ऐसे राष्ट्रों का प्रभुत्व धीरे धीरे करके अरब क्षेत्र में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि अमेरिका के लिए एक जो है चुनौती के तौर पर काम कर रहा है। और इसका प्रभाव अमेरिका के राष्ट्रपति का मानना है कि इसका प्रभाव उनके आगामी चुनाव में भी पड़ सकता है। तो अगर सऊदी अरब और इजराइल के संबंध को सामान्य कराने में सफल हो जाते हैं तो उन्हें उनके चुनावों में इस बात का फ़ायदा मिलेगा। बाकी सऊदी अरब और इजराइल, इन दोनों के अपने जो है क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर के लाभ अलग अलग हैं। देखिए, इजराइल की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि 75 साल से बना हुआ देश, जिसे अभी भी बहुत सारे राष्ट्र जो हैं स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने को तैयार नहीं है, या फिर उसने यरूशलेम को जो अपनी राजधानी घोषित किया हुआ है, उस राजधानी को पूरी तरीके से मान्यता देने को तैयार नहीं है। तो ये सारी चुनौतियां, आप चूंकि मान्यता देने को तैयार नहीं, तो आप देखते हो जैसे भारत पाकिस्तान के संबंध में हमें व्यापार करने में कितनी समस्या होती है पाकिस्तान के संबंध सामान्य ना होने के कारण। वही स्थिति सेम जो है इजराइल की भी है कि चूंकि संपूर्ण अरब राष्ट्रों के साथ काफ़ी लंबे समय से संघर्ष करता रहा है, तो उसके लिए भी जो है व्यापारिक गतिविधियों को लेकर के या फिर जो है आगे विकास की गतिविधियों को लेकर के भी चुनौतियाँ सामने रहती हैं। तो सऊदी अरब जो है वो पश्चिमी एशिया के देशों में सबसे बड़ा, आप देखेंगे कि क्षेत्रफल के अनुसार जो है काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल है उसके पास, और एक तरह से जो है प्रमुख लीडर के तौर पर उसकी भूमिका रहती भी है, हालांकि जो है सर्व स्वीकार्यता नहीं है अपने ही समाज में उसकी। तो ये इस तरह की चुनौतियां जो है सऊदी अरब के सामने है। तो इन्हीं स्वार्थों के साथ में जो है सभी कहते हैं कि सऊदी अरब ने भी जो शांति प्रस्ताव है उसको पूरी तरीके से नकारा नहीं है, लेकिन यूएस के सामने जो है अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कुछ समझौतों के लिए पहल रखी है, कुछ शर्तें लगाई हैं कि ठीक है मान लेंगे लेकिन हमारी ये शर्तें हैं। और इजराइल की स्थिति क्या है, इजराइल जो है वो पूरी तरीके से तैयार है कि कम से कम अगर अरब क्षेत्र के एक इतने बड़े देश ने उसको मान्यता दे दी तो अरब इजराइल संघर्ष में इसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के तौर पर देखा जाएगा। फिलहाल हम लोग इस आर्टिकल के माध्यम से ये देख लेते हैं कि इन राष्ट्रों के अपने क्या क्या फ़ायदे हैं। तो थोड़ा सा एक बार ये देख लीजिए आप। तो सऊदी अरब और यूएसए के बीच जो है 1945 में एक समझौता हुआ था, एनर्जी फॉर सिक्योरिटी कॉम्पैक्ट ऑफ 1945, है ना। और इस समझौते के तहत क्या है कि अमेरिका जो है अपने तेल आयात की आपूर्ति के लिए सऊदी अरब के ऊपर जो है निर्भर है। मतलब देखिए, अमेरिका के पास अपने खुद के संसाधन हैं, पर अमेरिका अभी क्या अपने संसाधनों का दोहन उस स्तर पर नहीं करता है, जबकि बाकी दुनिया के जो संसाधन है उनका आयात करके, चूँकि धन धान्य से संपन्न देश है तो इसलिए प्रयास ये करता है कि जो है आयात करके काम चलाता रहे। तो अपनी तेल पर जो निर्भरता है, जो आवश्यकताएं हैं उसकी आपूर्ति के लिए सऊदी अरब के साथ में जो है 1945 का ही समझौता है उसका। और इसके बदले में जो सऊदी अरब की मोनार्की है उसको मिलिट्री सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने का काम अमेरिका करता आ रहा है। ऑथर कहते हैं कि अब चाइनीज़ मीडिएशन के थ्रू ईरान के साथ में जो समझौता कराया गया है या जो समझौते की वार्ता चल रही है, जिससे जो है सऊदी अरब यमन के संघर्ष में शांति आएगी, प्लस चाइना के प्रभुत्व बढ़ने से रशिया का भी इस क्षेत्र में जो है प्रभुत्व बढ़ जाएगा। और ये चीज़ जो है भविष्य में कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए थोड़ी सी समस्याजनक होने वाली है। और इसके अलावा कहते हैं कि इसी के लिए आप देखेंगे कि ओपेक जो है, तो ओपेक में एक नई पहल है ओपेक प्लस। तो ओपेक के सदस्यों के अलावा उसमें 10 अन्य और सदस्य राष्ट्रों को सम्मिलित किया गया है, तो उस स्टेप को कहते हैं ओपेक प्लस। तो इस ओपेक प्लस के थ्रू जो रशिया के विश्व को तेल आपूर्ति संबंधित या तेल के व्यापार से संबंधित जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को भी हल करने का प्रयास किया जा रहा है चाइना के थ्रू। तो इस तरीके से चाइना और रशिया दोनों का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि अमेरिका सऊदी अरब और इजराइल के बीच में संबंधों को सामान्य कराने की पहल करे और इसमें सफलता प्राप्त करे। और जो सऊदी अरब है उसने इस प्रस्ताव को पूरी तरीके से ठुकराया नहीं। 2020 से जो है वो सऊदी की टेबल पर ये प्रस्ताव एक तरीके से पड़ा हुआ है। बाकी इसके अलावा इजराइल और सऊदी अरब दोनों देशों के प्रमुखों के बीच में जो है कुछ अनपब्लिसाइज्ड मीटिंग भी हुई हैं। अनपब्लिसाइज्ड मीटिंग मतलब जिनको जो है पूरी तरीके से मतलब पब्लिश नहीं किया गया कि इन मीटिंग्स के आउटकम क्या हैं या फिर आगे क्या किया जाएगा। तो सऊदी ने इस आइडिया को रिजेक्ट नहीं किया, बदले में क्या किया है उसने कुछ डॉन्ट कंडीशंस रखी हैं अमेरिका के सामने, कुछ कठिन पूर्व शर्तें लगा दी हैं, जैसे
कि यूएस जो है वो अपनी जो सिक्योरिटी गारंटी है वो हमेशा बनाए रखेगा। इसके अलावा जो अमेरिकन वेपन सिस्टम्स हैं तो अमेरिकन वेपन सिस्टम्स का एक्सेस सऊदी अरब को मिल जाए। इसके अलावा जो सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है तो ये सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का एक्सेस सऊदी अरब को मिल जाए। साथ ही साथ में इज़राइल का एक कमिटमेंट भी मिले, किस लिए, टू ए प्रोसेस लीडिंग टू ए टू स्टेट सोल्यूशन, की जो फ़लस्तीन को लेकर कितने लंबे समय से मामला चला आ रहा है तो इज़राइल जो है वो इस बात पर सहमति दे, एक कमिटमेंट दे कि हाँ वो टू स्टेट सॉल्यूशन को एक्सेप्ट करेगा। और कहते हैं कि इस तरीके से तीनों ही देशों के बीच में जो टाइट लिप्ड स्टेक होल्डर्स हैं, मीन्स कोई भी जल्दी जो है झुकने को तैयार नहीं होता है, तो ऐसे इन तीनों देशों के बीच में समझौते पर वार्ता लगातार चल रही है। कुल मिला के कहते हैं कि हालांकि समझौते को लेकर के एक कन्वर्जेंस दिखाई देती है, क्योंकि कोई भी पूरी तरीके से रिजेक्ट तो कर नहीं रहा है, लेकिन सबके मोटिव्स जो हैं अलग अलग हैं। तो आप यही मोटिव देख लीजिए, अमेरिका का मोटिव जो है इस पर काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं। सऊदी अरब का मोटिव आप कुछ समझ ही गए होंगे कि अमेरिका से क्या चाहता है। दूसरा और क्या मोटिव है उसके, तो दूसरे उसके और मोटिव में आप देखेंगे कि फॉरेन पॉलिसी जो है सऊदी अरब की वो और भी ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो जाएगी, है ना। दूसरा आप देखेंगे कि रीजन में प्राइमस इंटर पेयर्स हो जाएगा। प्राइमस इंटर पेयर्स का मतलब होता है बराबरों में प्रथम। जैसे सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में आप लोगों ने देखा होगा ना कि मुख्य न्यायाधीश जो है वो कॉलेजियम में क्या होता है कि बराबरों में प्रथम, समकक्षों में प्रथम की स्थिति रहती है। वरिष्ठता जैसा उसमें जो है कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो वरिष्ठों में प्रथम का मतलब जो है वही ये चाहता है कि सऊदी अरब अपने क्षेत्र में कि वो जो है बराबरों में प्रथम की भूमिका में आ जाए और एज ए इमरजेंट ग्लोबल प्लेयर जो है वो भूमिका निभाए पश्चिमी एशिया क्षेत्र की तरफ से। इसके अलावा यूएई ने जो इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड करके शांति प्रस्ताव को स्वीकार किया था, तो उससे जो यूएई को लाभ हुए हैं वो सारे लाभ अब राजनीतिक तौर पर सऊदी अरब को मिले। इसके अलावा अभी जैसे ईरान के साथ में जो वार्ता कराई गई, शांति वार्ता, तो ईरान के साथ जो संबंध सामान्य होंगे, तो अब देखिए वार्ता से एकदम तो संबंध सामान्य हो नहीं जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ईरान जो अपनी प्रॉक्सी एक्टिविटीज़ चलाता रहता है उस एरिया में, अरब के एरिया में, तो उन प्रॉक्सी एक्टिविटीज़ को लेकर के इजराइल के साथ संबंध सामान्य होने पर एक बैलेंस की स्थिति में आ जाएगा सऊदी अरब। चूँकि ईरान के संबंध भी जो है इजराइल के साथ एकदम सामान्य नहीं है, हालांकि प्रत्यक्ष तौर पर जो है युद्धों में वो शामिल नहीं रहा है। तो इस तरीके से सऊदी अरब के जो है ये स्वार्थ दिखाई देते हैं। अगर बात करें आप इजराइल के लेवल पर, तो इजराइल के लिए हमने आपको पहले ही बता दिया कि इजराइल के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि जो है सब जितने भी राष्ट्र हैं वो उसे स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पे मान्यता प्रदान कर दें। तो अगर सऊदी अरब जो है प्रदान कर देता है तो ये इजराइल के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल विक्ट्री होगी। इट्स फाइनल एक्सेप्टेंस एज ए लेजिटिमेट ज्यूइश स्टेट बाई द सेंटर ऑफ इस्लाम आफ्टर द 75 ईयर्स। ऐसा ही आपको पता है सऊदी अरब में जो है मक्का मदीना ये सारी जगह हैं, तो सेंटर ऑफ इस्लाम है सऊदी अरब। तो 75 सालों के बाद अगर सऊदी अरब जैसा देश उनको मान्यता दे देता है तो इजराइल के लिए अपने आप में जो है ये एक बड़ा अचीवमेंट होगा। इसके साथ ही उन्हें जो है एशिया का डायरेक्ट एयर एंड लैंड एक्सेस मिल जाएगा, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को लीवरेज कर पाएंगे, इस्तेमाल कर पाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि एशिया में अब धीरे धीरे करके जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का सेंटर शिफ्ट हो रहा है। एशिया देखिए, चूंकि जैसे अभी आईएमएफ की रिपोर्ट आई थी, तो आईएमएफ की रिपोर्ट में भी आप लोगों ने देखा था, हमने डिस्कस किया था आईएमएफ की रिपोर्ट को, तो वहाँ हम लोगों ने देखा था कि सारे दुनिया की ग्रोथ जो है 2023 में गिर रही है, लेकिन एशिया जो है वो ग्रोथ कर रहा है और उसकी ग्रोथ बढ़ रही है, जबकि आर्थिक रूप से वैश्विक परिदृश्य जो है वो विपरीत परिस्थितियों में है। उसके बाद भी एशिया जो है वो इमर्जिंग कॉन्टिनेंट के तौर पर उभर के सामने आ रहा है। तो ऐसे में जो है इजराइल के लिए ये अपने आप में एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी है, जियो पॉलिटिकल विक्ट्री के तौर पर भी है, और सेंटर ऑफ इस्लाम के स्वीकार कर लेने से इसका महत्व आप समझ ही रहे होंगे। इसके अलावा जो है ऑथर भारत के लिए भी इसमें जो है कुछ देखते हैं। हालांकि इसके बाद ये भी कहते हैं कि अगर ऐसा हो जाता है तो इसके बाद और भी वो राष्ट्र जो सऊदी अरब को फॉलो करते हैं, तो सऊदी अरब को फॉलो करने वाले राष्ट्र जैसे पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है या अदर राष्ट्र जो हैं वो भी एक तरह से इजराइल को मान्यता देने की ओर या तो आ जाएंगे या फिर जो है उनका सऊदी अरब के साथ में एक तरीके से वैमनस्य उत्पन्न हो सकता है। तो दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं कि या तो फ़िलिस्तीन बनाने का जो प्रस्ताव है, तो ये फ़िलिस्तीन बनाने के प्रस्ताव को पैलेस्टीनियन कॉज बोलते हैं, तो पैलेस्टीनियन कॉज या तो मार्जिनलाइज हो जाएगा
या फिर जो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, तो अगर मार्जिनलाइज हो जाता है तो फिर कई सारे कंट्रीज जैसे ईरान है, सीरिया है, हिजबुल्ला जो है, हिजबुल्ला ही संगठन है आपको बताएं इराक में, और हिजबुल्ला है, हमास है, ये गाज़ा पट्टी में है। देखिए फ़िलिस्तीन जो है वर्तमान में उसका दो जगह कंट्रोल है, एक तो गाज़ा पट्टी में और दूसरा जो है वेस्ट बैंक के कुछ हिस्से पर। तो गाज़ा पट्टी के क्षेत्र में एक तरह से आप इसको जो है हमास को राजनीतिक संगठन के तौर पर देख लीजिए, तो राजनीतिक संगठन के तौर पर काम कर रहा है। जैसे वहाँ पे इस समय एक संगठन काम करता है फ़िलिस्तीनियों के लिए, PNO, जो वहाँ के प्रशासनिक गतिविधियों को संभालने का काम करता है वेस्ट बैंक में, तो उसके आप ये कह सकते हैं प्रतिद्वंदी के तौर पर ये हमास है। और तो कह रहे हैं कि इनमें जो है रेडिकलाइजेशन भी हो सकता है, मीन्स कई सारी स्थितियां बनने की संभावना है सऊदी अरब इजराइल के संबंध सामान्य होने के बाद। और साथ ही साथ में इजराइल को अगर संबंध सामान्य करने हैं तो उसे भी उसकी जो हार्ड हेल्ड पॉलिसीज़ हैं, जैसे कि UN पार्टीशन प्लान जो था उसके एकदम अपोजिट जा कर के जो सारा एरिया उसने कवर कर लिया है, तो उस एरिया को लेकर भी उसे कुछ अपनी पॉलिसीज़ को बदलना पड़ सकता है, छोड़ना पड़ सकता है। तो ऐसे में जो है भारत के लिए भी कुछ मौके उभर के आएंगे। तो भारत के लिए मौके क्या उभर के आएंगे, तो भारत के लिए एक मौका जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि चाइना का चूँकि इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है उस क्षेत्र में, तो अमेरिका की अगर ये पहल जो है सफल हो जाती है तो चाइना के जो अभी तक के प्रयास हैं, तो चाइना के प्रयासों का जो प्रभाव है वो कुछ हल्का पड़ जाएगा। और ऐसे में जो है भारत को भू राजनीतिक परिदृश्य में अपने राजनीतिक महत्व को बढ़ाने का मौका मिल जाएगा। तो इस तरह से ये आर्टिकल था। बाकी यरूशलेम को लेकर के जो विवाद चल रहा है, तो यरूशलेम के बारे में भी थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। यरूशलेम के बारे में आप ये समझ लीजिए कि यहूदी धर्म जो है वो प्रॉमिस्ड लैंड का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि हज़रत मूसा से ईश्वर ने वादा किया था कि ये जो ज़मीन का टुकड़ा है जो उन्हें दिखाई दे रहा था हेब्रोन की पहाड़ी से, तो उस ज़मीन के टुकड़े पर ही ये यरूशलेम स्थित है। और उन्हें जो है 10 आदेश मिले थे, तो उन आदेशों को एक पट्टी पर अंकित करा कर के एक मंदिर सा बनाया गया था यरूशलेम में, उसे टेम्पल माउंट के नाम से जाना जाता है। तो यहूदियों का जो है ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि प्रमुख धार्मिक आस्था का केंद्र था। बाद में फर्दर क्या होता है कि ईसा मसीह का जन्म होता है, और ईसा मसीह जो है वो वास्तव में मूल रूप से यहूदी समुदाय में ही जन्मे थे, लेकिन अपनी चमत्कारिक गतिविधियों की वजह से उनकी जो प्रख्याति थी या जो उनकी ख्याति थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। और ऐसे में जब वो टेम्पल माउंट एक बार आए, तो टेम्पल माउंट आने पर वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा जो गतिविधियाँ वहाँ चल रही थी वो व्यवस्थित तरीके से नहीं चल रही थी, और ऐसे में उन गतिविधियों का विरोध उन्होंने किया। और उन गतिविधियों के विरोध के स्वरूप में यहूदियों के द्वारा उनके ऊपर प्रशासनिक कार्यवाही की गई, और उसी प्रशासनिक कार्यवाही के तहत ईसा मसीह को जो है अंत में सूली पर चढ़ा दिया गया। और चूंकि ईसा मसीह की मृत्यु के बाद उन्हें वहीं पर जो है कह सकते हैं दफनाया गया, और उसके बाद में फिर कहानियाँ आपने सुनी ही होंगी कि जो है दोबारा से एक बार वो फिर से अपनी कब्र से बाहर आ जाते हैं। तो इस तरीके से उस स्थान का जो महत्व है यरूशलेम का, वो ईसाइयों के धर्म में भी उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी के बाद में जो 623 ईस्वी में मोहम्मद साहब के बाद में जो इस्लाम का जन्म हुआ, तो मोहम्मद साहब के जीवन से जुड़ी भी कुछ घटनाएं, जैसे कि एक फ़रिश्तों का जो कॉन्सेप्ट है, तो फ़रिश्तों के द्वारा एक घोड़ा लाया गया था जिसका नाम है बुराक। तो ऐसा बुराक नाम का घोड़ा जो है उसके वहाँ से मोहम्मद साहब के स्वर्ग तक की जन्नत की यात्रा का विवरण मिलता है। तो जन्नत की यात्रा वहीं से आरंभ हुई। वहाँ पर एक चट्टान रखी है, उस चट्टान के ऊपर से कहते हैं कि उस बुराक घोड़े ने यात्रा आरंभ की थी। बाकी वहाँ पर एक मस्जिद भी बनी हुई है जिसका नाम है अल अक्सा मस्जिद। तो ये अल अक्सा मस्जिद और बुराक घोड़े की जन्नत की यात्रा से संबंधित जो विवरण है, इसकी वजह से इस्लाम धर्म में भी जो है ये यरूशलेम का काफ़ी धार्मिक महत्व है। और ऐसी स्थिति में तीनों ही धर्मों के लिए यरूशलेम का महत्व काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए यरूशलेम को लेकर के सभ्यस्त राष्ट्रों के बीच में एक तनाव की स्थिति बनी रहती है। और इसीलिए यूएन का जो पार्टीशन प्लान था, तो यूएन ने अपने पार्टीशन प्लान में यरूशलेम को किसी एक विशेष राष्ट्र के आधिपत्य में न रखने का फैसला लिया था, क्योंकि जो यरूशलेम है उसका धार्मिक महत्व तीनों ही धर्मों के लिए अलग अलग है। तो इस तरीके से हमारा जो है ये आर्टिकल था, और इसके बाद हम लोग जो है अपने अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। तो अगला आर्टिकल हमारा जो है वो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग को लेकर के है।
रिव्यू मीटिंग हुई जीएसटी काउंसिल की, और आपको पता है अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि जो ऑनलाइन गेमिंग है, ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी काउंसिल ने 28% का जीएसटी लगाया, और वो जीएसटी लगाया था फेस वैल्यू पर। फेस वैल्यू कौन सी? जो पैसा इन्वेस्ट करेगा खेलने वाला खेल के शुरू होने पर, ठीक है, जैसे एंट्री फ़ी के तौर पर जिसे देना पड़ता है आदमी को, तो जो एंट्री फ़ी अमाउंट दिया जाता है, उस एंट्री फ़ी अमाउंट में पहले क्या था कि जब आप एंट्री फ़ी अमाउंट देते हैं ऑनलाइन गेमिंग में, तो पहले जो प्लेटफॉर्म है वो अपनी कुछ फ़ीस ले लेता है। तो पहले क्या प्रोविज़न था कि जो प्लेटफॉर्म अपनी फ़ीस काटता था, उस फीस पर 18% का जीएसटी लगता था। लेकिन अब जीएसटी काउंसिल ने क्या कर दिया कि अगर किसी ने मान लीजिए 1000 रुपये एंट्री फ़ी ली, ऑनलाइन गेमिंग में 1000 रुपये एंट्री फ़ी जमा की, तो उस 1000 रुपये पर 28% टैक्स लगेगा। मतलब कुल मिला के ये है कि या तो 1000 रुपये जो जहां आप लगा रहे थे वहां आपको 1280 रुपये देना पड़ेगा, या फिर जो है इंडस्ट्री को आगे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। मीन्स दोनों ही तरीके से इंडस्ट्री को नुकसान है। अगर आपसे लेती है तो फिर जो है आप खेल में इंटरेस्ट कम दिखाएंगे तो भी इंडस्ट्री का डाउन होना तय है, और अगर इंडस्ट्री उस चीज़ को बहन करने की कोशिश करती है ताकि नंबर ऑफ़ यूजर्स की संख्या ना घटे, तो भी जो है इंडस्ट्री को नुकसान है। तो कुल मिला के अब इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री में जॉब करने वाले लोग हैं, बाकी इंडस्ट्री की ग्रोथ है, इन सारी चीज़ों पर इम्पेक्ट पड़ेगा। तो ऐसे में जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री जो है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री और इंडस्ट्री दोनों के कहने पर, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मिनिस्ट्री इसलिए शामिल है क्योंकि जो ई गेमिंग पॉलिसी है, तो ई गेमिंग पॉलिसी बनाने का काम इसी मंत्रालय का है। तो इन दोनों के कहने पर जीएसटी ने एक तरीके से जो है रिव्यू करने की कोशिश की एक बार, और रिव्यू करने के बाद लेकिन जीएसटी काउंसिल ने जो है, इसके अलावा एक इशू और भी है, ध्यान रखिएगा कि सिक्किम और गोवा जो है, सिक्किम और गोवा भी इस 28% टैक्स को लेकर के थोड़े ज़्यादा चिंतित है। उनका मानना है कि हम ऑलरेडी एक तो छोटे राज्य हैं, और इतने छोटे राज्य होने के बाद 28% जीएसटी टैक्स अगर हमारे यहाँ भी ऑनलाइन गेमिंग पर लगेगा तो हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारे राजस्व पर जो है बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा। तो इन चीज़ों को लेकर के जीएसटी काउंसिल ने जो है रिव्यू मीटिंग की। फाइनली कुल मिला के निष्कर्ष जो निकल के आया, जीएसटी काउंसिल ने ये कहा कि हम जो है गेमिंग टैक्स को, मींस जो कैसीनोज़ हैं या हॉर्स रेसिंग है या जो ऑनलाइन गेम इंडस्ट्री है, इसके ऊपर 28% का ही टैक्स लगा करके रखेंगे। अभी फ़िलहाल बदलेंगे ही, पर साथ में ये बोल दिया कि टैक्स का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 1 अक्टूबर से होगा। तो 1 अक्टूबर के बाद 6 महीने तक लागू रहेगा, और 6 महीने तक लागू रहने के बाद फर्दर जो है इसका एक बार फिर से रिव्यू करेंगे कि क्या पोजीशन है। तो अगर कुछ बदलाव करने की संभावना दिखाई देगी तो जो है बदलाव करेंगे। ऑथर का पॉइंट क्या है? ऑथर का पॉइंट यहाँ आप लास्ट में देख सकते हैं। कंक्लूड करते हैं। ऑथर का कहना ये है कि ये जो बार बार रिव्यू कर रही है जीएसटी काउंसिल, तो बार बार रिव्यू करने का मतलब ये है कि हमेशा पॉलिसी में चेंज होने की संभावना बनी रहती है। तो पॉलिसी में चेंज होने की जब संभावना बनी रहती है, तो ऐसे में इंडस्ट्री में आने वाला इन्वेस्टमेंट, चाहे वो डोमेस्टिक हो या चाहे वो जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, चाहे एफडीआई हो, चाहे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो, दोनों में ही अस्थिरता की स्थिति बनी रहती है। तो ऑलरेडी 28% का गेमिंग टैक्स एक तो लगा हुआ है, तो इंडस्ट्री को नुकसान होने की संभावना है। हालांकि ये ऑथर की चिंता का विषय नहीं है। ऑथर का मानना ये है कि जीएसटी काउंसिल, एक बार अगर आपने डिसीजन ले लिया तो डिसीजन लेने के पहले ही सारा एक बार में विचार कर लीजिए ना कि 28% लगाएंगे तो ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। अब क्या है कि अभी एक बार रिव्यू किया, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन जब हो जाएगा उसके बाद फिर से आप जो रिव्यू करोगे, तो इस तरीके से पॉलिसी में जो अस्थिरता की संभावना बनी रहती है, ये कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्री है उसको नुकसान पहुंचाने का काम करती है इन्वेस्टमेंट के लेवल पर। तो ये जीएसटी काउंसिल को ये इम्प्रेशन जो है वो नहीं देना चाहिए कि किसी स्टेट ने अपनी कोई इंडिविजुअल डिमांड की या फिर इंडस्ट्री ने अपनी कुछ डिमांड की तो आप तुरंत जो है रिव्यू करने बैठ गए। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जीएसटी काउंसिल को जो है पहले से ही सारा सोच विचार करने के बाद में अच्छी तरीके से निर्णय लेना चाहिए। तो ये जो है हमारे आज के 2 आर्टिकल थे, और इसी के साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं। बाकी आप अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। देखिए थोड़ा क्या है, कुछ दिनों से थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इसलिए वीडियो थोड़े लेट हो जा रहे हैं, लेकिन ऐसा एक भी दिन का मिस नहीं होगा। सारा हम लोग एक आर्टिकल कवर करेंगे, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ छूटेगी नहीं एडिटोरियल डिस्कशन के लेवल पर। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आप जो है सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।